विद्यार्थियों, मैं रुबेन सरन माथुर, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सहायक आचार्य आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंध, ईएफएम राजकीय शाकंभर स्नातकोत्तर महाविद्यालय सांबरलेक जयपुर आपका आज के इस ई लेक्चर में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछले ई लेक्चर्स में हमने बीकॉम प्रथम वर्ष बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंतर्गत हमारा जो ईएफएम सब्जेक्ट है उसके पेपर व्यवसायिक अर्थशास्त्र यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने पैमाने की बढ़ते प्रतिफल के बारे में पढ़ा था। विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था कि लॉन्ग रन में यानी दीर्घकाल में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं और आज हम पैमाने के घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में वृद्धि होती है तो यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। यानी उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाती है उससे कम अनुपात में उत्पादन में अगर वृद्धि होती है तो यह पैमाने का घटता प्रतिफल कहलाता है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि उत्पादन के साधनों को दुगना करने पर उत्पादन दुगने से कम हो तो हम इसे पैमाने का घटता प्रतिफल कहेंगे और पैमाने के घटते प्रतिफल को हम आइसोप्रोडक्ट कर्व्स यानी समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे हम इस आइसोप्रोडक्ट कर्व से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखने लायक बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर 4 आइसोप्रोडक्ट कर्व्स हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 आइसोप्रोडक्ट कर्व बने हुए हैं और उनमें दूरी, यहाँ पर देखने वाली बात है कि उनमें जो दूरी है वो लगातार बढ़ रही है। यानी जब किसी विस्तार पथ पर स्थित समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाले समोत्पत्ति वक्रों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तो यह पैमाने के घटते प्रतिफल को प्रदर्शित करता है। यानी जब किसी विस्तार पथ पर, यानी ये हमारा जो विस्तार पथ है, ये हमारी लाइन, जब किसी विस्तार पथ पर स्थित समान उत्पादन में वृद्धि बताने वाले समोत्पत्ति वक्रों के मध्य दूरी बढ़ती जाती है तो इसे हम पैमाने के घटते प्रतिफल कहते हैं। यानी जो हमारा एक्सपेंशन पाथ है यानी हमारा विस्तार पथ है, ये इस पर हमारे जितने आइसोप्रोडक्ट कर्व बने हुए हैं इन सब के मध्य दूरी बढ़ती जा रही। यानी यहां पर ए और बी में जितनी दूरी है, यहां पर ए और बी में ए और बी में, ए बी में जितनी दूरी है उससे अधिक दूरी यहां पर बी और सी में है। यानी बी सी और ए बी, यानी ए बी में जितनी दूरी है उससे अधिक दूरी बी सी में है और सी डी की जो दूरी है वो BC से भी अधिक है। जो CD की दूरी है वो BC से भी अधिक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो हमारे आइसोप्रोडक्ट कर्व्स हैं उनमें दूरी लगातार बढ़ रही है। पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम उस समय लागू होता है जब फर्म को बड़े पैमाने के उत्पादन की मात्रा, जब फर्म को बड़े पैमाने के उत्पादन की से प्राप्त होने वाली बचतें अथवा मितव्ययताएं यानी जो इकोनॉमीज हैं वो समाप्त हो जाती है। यानी ये पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम उस समय लागू होता है जब फर्म को जो हमारा बड़े पैमाने का हमारा उत्पादन है उससे हमें जो इकोनॉमीज यानी मितव्ययताएं बचतें जो प्राप्त होती हैं वो समाप्त हो जाती है तथा बड़े पैमाने के उत्पादन में प्रबंध की कठिनाइयां उत्पन्न होने से अमितव्ययताएं प्राप्त होने लगती हैं, यानी डिसइकोनॉमीज हमें प्राप्त होने लगती हैं।
अमितव्ययताएं। विद्यार्थियों, बड़े पैमाने के उत्पादन की अमितव्ययताएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाए कि उसका प्रबंधन करना कठिन हो जाए, फर्म के विभिन्न विभागों में समन्वय ना रहे तथा निर्णय लेने में तथा लागू करने में देरी हो। यानी बड़े पैमाने के उत्पादन में अमितव्ययताएं उस समय उत्पन्न हो जाती हैं जब फर्म का आकार इतना बड़ा हो जाए कि उसका प्रबंध करना ही कठिन हो जाए। इसके क्या कारण हो सकते हैं कि फर्म का आकार ही इतना बड़ा हो गया कि उसका प्रबंध करना ही कठिन हो जाए, या फर्म के विभिन्न विभागों में समन्वय ना रहे। इससे क्या होता है, फर्म के विभिन्न विभागों में समन्वय ना रहे तथा निर्णय लेने में देरी तथा निर्णय लेने और लागू करने में देरी हो। यानी अभी हमने देखा कि ये हमारा जो समोत्पत्ति वक्र है, इनके मध्य दूरी बढ़ रही है और ये दूरी प्रदर्शित करती है पैमाने के घटते प्रतिफल को, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, diminishing returns to scale. Diminishing returns to scale. इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहां पर हमारे समोत्पत्ति वक्रों की मध्य दूरी बढ़ रही है और ये क्या प्रदर्शित करती है, हम पैमाने के घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। अब विद्यार्थियों, हम इसके कारणों का अध्ययन करेंगे कि ये डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने के घटते प्रतिफल क्यों होते हैं। तो यहां पर पहला कारण है, चलिए हम इस पर कारण देखते हैं। पैमाने के घटते प्रतिफल यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लाभ प्रतिफल के लागू होने के कारण पहला कारण। तो स्टूडेंट्स, यहां पर हम देखेंगे रीजंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। आखिर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल क्यों एप्लीकेबल हो जाता है। तो पहला यहां पे कारण है प्रबंध की जटिलताएं। प्रबंध की जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट। कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट तो विद्यार्थियों, पहला कारण है कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट, यानी जब उत्पादन के पैमाने का विस्तार किया जाता है तो एक सीमा के बाद, अब हमने उत्पादन के पैमाने को हमने का विस्तार किया, लेकिन एक सीमा के बाद उस बड़े पैमाने के उत्पादन का प्रबंध इतना अधिक जटिल हो जाता है कि उसमें अकुशलता आ जाती है, उससे अकुशलता बढ़ती है, तो उसको हमें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसका मैनेजमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। पहला कारण। दूसरा कारण है निर्णय लेने व लागू करने में विलंब।
यानी डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो दूसरा कारण है निर्णय लेने व लागू करने में विलंब, यानी डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रबंध की जटिलताएं बढ़ने से निर्णय लेने तथा उसको लागू करने में विलंब होता है, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा शीर्ष प्रबंध है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उस पर दबाव बढ़ जाता है, हमारे यहाँ जो लाल फीताशाही बढ़ जाती है, और प्रबंध की अमितव्ययताएं यानी मैनेजरियल डिसइकोनॉमीज हमें प्राप्त होने लगती हैं। तीसरा कारण हम ये कह सकते हैं डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पैमाने की अमितव्ययताएं। पैमाने की अमितव्ययताएं। पैमाने की अमितव्ययताएं यानी डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यहां पर उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से आंतरिक एवं बाह्य मितव्ययताएं अनिश्चित काल तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती। जब हम उत्पादन के पैमाने को बढ़ाते हैं तो हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है, फिर हमें कांस्टेंट इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने के बढ़ते प्रतिफल। लेकिन वो क्यों मिलता है हमें? मितव्ययताओं के कारण। अब मितव्ययताएं आंतरिक भी हो सकती हैं और बाह्य भी हो सकती हैं, लेकिन ये मितव्ययताएं यानी जो इकोनॉमीज हैं, ये हमें अनिश्चित काल तक हमें प्राप्त नहीं हो सकती। एक सीमा के बाद ये सारी मितव्ययताएं अमितव्ययताओं यानी डिसइकोनॉमीज में परिवर्तित हो जाती हैं, यानी बदल जाती हैं, जिससे पैमाने के घटते प्रतिफल का नियम लागू हो जाता है। यानी जो हमें इकोनॉमीज शुरुआत में प्राप्त होती हैं, पैमाने के जो हमें उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने से हमें जो इकोनॉमीज पहले प्राप्त होती हैं, वो इकोनॉमीज हमें अनिश्चित काल तक नहीं मिल सकती, और एक सीमा के बाद वो डिस इकोनॉमीज में परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए ये नियम लागू हो जाता है, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो पहला क्या था? प्रबंध की जटिलता है। भाई हमारे पैमाना हमने उत्पादन के पैमाने का हमने इतना विस्तार कर लिया, तो एक सीमा के बाद उसका प्रबंध जटिल हो जाता है। उससे निर्णय लेने व लागू करने में विलंब होता है, पैमाने की अमित रहता है। ये हमने 3 कारण देखे, आगे कारण देखते हैं। अगला कारण है यहां पे चौथा, श्रम समस्याएं। यानी लेबर प्रॉब्लम्स। तो स्टूडेंट्स, जो फोर्थ रीजन है वो है श्रम समस्याएं, लेबर प्रॉब्लम्स। अब उत्पादन का पैमाना बढ़ाने पर श्रमिकों की संख्या भी बढ़ जाती है, तथा एक सीमा के बाद श्रमिकों का प्रबंध करना कठिन हो जाता है, क्योंकि
प्रतिदिन हमें नई नई श्रम समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि श्रमिकों की संख्या बढ़ जाती है, तो ये इनका मैनेजमेंट करना भी ये भी प्रॉब्लम है, लेबर प्रॉब्लम्स। अगला है, फिफ्थ रीजन है, फिफ्थ रीजन है, अब हम देख सकते हैं कि फिफ्थ रीजन है एंटरप्रेन्योरशिप। साहसी का स्थिर रहना, साहसी यानी एंटरप्रेन्योर। फिक्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यानी अब इसका क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट्स, उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने में उत्पादन के सभी साधनों को हमने परिवर्तनशील एवं विभाज्य माना, यानी उत्पादन के पैमाने को बढ़ाने में उत्पादन के सभी साधनों को परिवर्तनशील एवं विभाज्य हमने माना जाता है, लेकिन व्यवहार में एक साधन एंटरप्रेन्योरशिप इसमें स्थिर एवं अविभाज्य होता है तथा इसके कारण भी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होता है। यानी पैमाने का घटता प्रतिफल लागू होने का एक कारण एंटरप्रेन्योरशिप है, क्योंकि हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप जो हमारा एक फैक्टर है वो स्थिर एवं अविभाज्य रहता है व्यवहार में। एंटरप्रेन्योरशिप। छठा कारण है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स यानी अन्य कारक, अन्य कारक। अन्य कारक, अब अन्य कारक क्या है? उपरोक्त के अतिरिक्त दुर्लभ साधनों का अत्यधिक विदोहन आदि ऐसे कारण हैं जो पैमाने के घटते प्रतिफल के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि पैमाने के घटते प्रतिफल के लिए कौन से कारण जिम्मेदार हैं। हमने देखा, पहला प्रबंध की जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा डिले इन डिसीजन मेकिंग यानी इंप्लीमेंटेशन, तीसरा डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, चौथा यानी पहला क्या था? प्रबंध की जटिलताएं, कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध की जटिलताएं यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा निर्णय लेने व लागू करने में विलंब, डिले इन डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन, तीसरा पैमाने की अमितव्यताएं, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, चौथा श्रम समस्या यानी लेबर प्रॉब्लम्स, पांचवा साहसी, ये जो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप है, फिक्सिटी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यानी साहसी का स्थिर रहना, और छठा अन्य कारण। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से हम प्रदर्शित कर सकते हैं, हम प्रदर्शित कर सकते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल को आइसोप्रोडक्ट कर्व्स के द्वारा यानी समोत्पत्ति वक्र के द्वारा। तो विद्यार्थियों, आज के ई लेक्चर में हमने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी पैमाने के घटते प्रतिफल का अध्ययन किया। पैमाने के घटते प्रतिफल का हमने अर्थ समझा, यानी पैमाने के घटते प्रतिफल का मतलब क्या है कि उत्पादन के साधनों में जिस अनुपात में वृद्धि की जाए उससे कम अनुपात में अगर उत्पादन में वृद्धि होती है तो हम इसे पैमाने का घटता प्रतिफल कहते हैं। और आइसो समोत्पत्ति वक्रों की सहायता से हम इसे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं वो भी हमने देखा। तो विद्यार्थियों, आज की लेक्चर में इतना ही। आगे की लेक्चर्स में हम आगे का अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।